एवरीवन, कैसे हो सब। बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अप्रेंटिस एक्ट 1961 का चैप्टर नंबर 2। यस, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन नंबर 5B। सभी सेक्शंस को हम लोग प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। नाउ अब सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 3 की, दैट इज क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एंगेज्ड एज एन अप्रेंटिस। आई नो आप लोगों को अप्रेंटिस का मतलब तो प्रीवियस वीडियो में ही समझ आ गया था, तो बोलो क्या होता है। यस, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। यस, अप्रेंटिस वही पर्सन है जो ट्रेनिंग लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये अप्रेंटिस हैं। अब ये सेक्शन हमको क्या कहता है, एग्जाम्पल के साथ सुनिएगा और साथ साथ में मेरी बात का जवाब भी दीजिएगा। एक पिंकू है फ्रेंड्स, ये ना एक नॉर्मल डेजिग्नेटेड ट्रेड में ट्रेनिंग लेना चाहता है। तो अब इसको पूछा गया, पिंकू क्या तुम्हारी उम्र 14 साल या उससे ज़्यादा की है? ये कहता हाँ मैं 15 साल का हूँ। तो मेरे को आप लोग बताओ, क्या अब ये जो पिंकू है ये डेजिग्नेटेड ट्रेड में मतलब अप्रेंटिस बनने के लिए लायक है? यस, वाई? बिकॉज इसकी एज 14 से प्लस है। वहीं अब एक टिंकू है, तो मेरे को बताना फ्रेंड्स, ये ना केमिकल प्लांट में अप्रेंटिस बनना चाहता है। तो इससे पूछा गया कि क्या तुम्हारी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है? टिंकू बोला यस मैं तो 20 ईयर्स का हूँ। तो मेरे को बताओ आप लोग, क्या ये केमिकल प्लांट में एक हजार्डियस ट्रेड में अप्रेंटिस बन सकता है? यस मैम। वाई? बिकॉज इसकी जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा की है। तो पिंकू और टिंकू से आप लोग क्या समझे कि अगर एक नॉर्मल डेजिग्नेटेड ट्रेड में अप्रेंटिस बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? बोलो। यस, 14 ईयर्स या उससे ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 14 साल की उम्र होनी चाहिए। वहीं अगर एक हयार्डियस ट्रेड में अप्रेंटिस बनना है तो यस बिल्कुल सही, तब आपकी जो मिनिमम एज है वो एटलीस्ट 18 साल की होनी चाहिए, उससे कम की नहीं। ये तो बात है फ्रेंड्स एज की। कहते हैं अपार्ट फ्रॉम द एज, एज के अलावा क्या है, जो आपके एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो भी सेट होता है कि किसी ट्रेड के लिए आपके पास मिनिमम कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल होनी चाहिए। इसके अलावा फिजिकल स्ट्रेंथ का भी स्टैंडर्ड सेट होता है। अब इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अब मेरे को बताना, जो पिंकू है वो अप्रेंटिस बनना चाहता है ग्राफिक डिज़ाइनर की फील्ड में, तो क्या यहाँ पर उसको फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है? उसको कुछ भारी भरकम उठाना है? नो, यहाँ पर उसके एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा कि उसके पास बेसिक कंप्यूटर स्किल्स हो, है ना। बस ऐसे जो टिंकू है, मान लो उसको कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में काम करना है जहाँ पे उसको बहुत लोड उठाना है, तो क्या उसको यहाँ पर कंप्यूटर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? नहीं, यहाँ पर क्या देखा जाएगा, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाएगी। तो इससे अब आप लोग क्या समझे कि जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग होती है ना फ्रेंड्स, वो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट डेजिग्नेटेड ट्रेड्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका ट्रेड कैसा है, किस तरह की क्वालिफिकेशन की जरूरत है। एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है या कंप्यूटर स्किल की जरूरत है या किसी पढ़ाई मैथमेटिकल स्किल्स की जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है, ये डिपेंड करता है आपके डेजिग्नेटेड ट्रेड के ऊपर। तो सेक्शन 3 यही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। Now our next section is section 3A, that is reservation of training places for the scheduled caste and tribes in designated trades। अब इसका मतलब क्या है? पॉइंट 1 समझना। सबसे पहले कहते कि डेजिग्नेटेड ट्रेड में हर एक एम्प्लॉयर की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो क्या है, ट्रेनिंग प्लेस को रिजर्व करके रखे। किनके लिए? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। मतलब एग्जाम्पल के साथ समझना। मान लो ये एक कंपनी है, ठीक। अब इस कंपनी में अप्रेंटिस जो कारपेंटर्स है ना, ठीक है, उनकी जो मतलब जो अप्रेंटिस कारपेंटर्स की जो पोजीशन है ना, उनमें से कुछ जो पोजीशन है वो रिजर्व करके रखी जाएगी एम्प्लॉयज़ द्वारा। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। यहाँ पर अभी इस एग्जाम्पल में मैंने बात करी है एक डेजिग्नेटेड ट्रेड की, मतलब कारपेंटर्स के लिए, ठीक है, अप्रेंटिस कारपेंटर्स की बात करी मैंने। लेकिन मान लो कहते हैं अगर किसी कंपनी में मल्टीपल डेजिग्नेटेड ट्रेड्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा, ठीक, तो उस केस में कैसे पोजीशन जो है वो रिजर्व करके रखी जाएगी? एग्जाम्पल के साथ समझना। लेट्स से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 2 डेजिग्नेटेड ट्रेड्स में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफर करती है। कौन सी डेजिग्नेटेड ट्रेड? एक है वेल्डिंग का और एक है मैकेनिक का, ठीक। अब मान के चलो वेल्डिंग में 10 अप्रेंटिसेस हैं और मैकेनिक वाले में 15। टोटल कितने हुए मेरे को बताओ? 10 + 15 = 25 है, ठीक। अच्छा अब सुनो, 25 है। कंपनी की पॉलिसी यहाँ पर मान के चलो ये है
कि जितने भी टोटल अप्रेंटिसेस है ना उसका 20% हिस्सा जो आएगा वो पोजीशन क्या है उन अप्रेंटिसेस के लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए रिजर्व करके रखी जाएगी जो किसको बिलोंग करते हैं, बोलो, यस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को। ठीक, हमने क्या पढ़ा अभी कि इस कंपनी में कितने टोटल अप्रेंटिसेस हैं, बोलो, यस, 25 का जब मैं 20% कर रही हूँ, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में कंपनी की पॉलिसी 20% की है, जब मैं 20% कर रही हूँ तो कितना आया, बोलो, यस, 5 आया। मतलब 5 पोजीशंस जो हैं अप्रेंटिसेस की वो रिजर्व करके रखी जाएंगी, किसके लिए, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं। आई होप इस पॉइंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन एक बात और, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5 अलग पोजीशंस वेल्डिंग में रखी जा रही हैं और 5 अलग पोजीशंस मैकेनिक में, नहीं, कंबाइंड, हमने कंबाइंड करा था 10 + 15 करके 25 का 20% करके 5 पोजीशंस रिजर्व निकाली हैं। तो ये याद रखना, ऐसे केस में कंबाइंड किया जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट सभी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 3B, that is reservation of training places for other backward classes in designated trade। फ्रेंड्स इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, व्हाई, बिकॉज अभी हमने जो सेक्शन 3A पढ़ा जहाँ पे मैं वर्ड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब यूज कर रही थी ना, बस वहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस लिख देना आपको, सारा पॉइंट सेम है। सो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लेना। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 4, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। इसका पॉइंट 1 समझते हैं। फ्रेंड्स सपोज करो ये पिंकू है, पिंकू क्या है, इस कंपनी में एज एन अप्रेंटाइज एंगेज्ड होना चाहता है। लेकिन इस सेक्शन का ये पॉइंट 1 पता क्या कहता है, वो ये कहता है कि पिंकू सुनो बेटा, तुम तब तक इस कंपनी में एज एन अप्रेंटाइज एंगेज्ड नहीं हो सकते जब तक क्या है तुम इस कंपनी के साथ क्या है अप्रेंटाइजशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लेते। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पिंकू माइनर होता तब उस केस में इस माइनर के जो पेरेंट्स हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, इस कंपनी के साथ। तो क्या समझे आप लोग कि अगर एक पर्सन है वो एक कंपनी में, वो किसी फैक्ट्री में, वो किसी इंडस्ट्री में एज एन अप्रेंटाइज एंगेज्ड होना चाहता है तो उससे पहले इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। और अगर वो इंडिविजुअल माइनर है तो उसके बिहाफ पर उसके पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये था पॉइंट 1। अब पॉइंट 2 की बात करते हैं। पॉइंट 1 में हमने इतना तो समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब कहते कि आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद जो एम्प्लॉयर है ना फ्रेंड्स, वो 30 दिनों के अंदर अंदर जो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है ना उसको सबमिट करेगा। कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन पोर्टल है, लाइक कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है जो इस अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही डेवलप की गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट की जो भी डिटेल्स हैं वो इस वेबसाइट में एंटर की जाएंगी। कितने दिनों में, 7 दिनों के अंदर अंदर। वाई? फॉर वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो पॉइंट 2 हमें क्या कहता है, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब वो कंपनी क्या करेगी, इसका मतलब ये सब पॉइंट हमको क्या समझा रहा है कि इस कंपनी के एम्प्लॉयर की ये जिम्मेवारी बनती है कि कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी डिटेल्स हैं जो भी हैं वो स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड है उसमें एप्रोप्रिएट अथॉरिटी तक वो पहुंचाएगी, उसको सबमिट करेगी। अब इसी सेक्शन के नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यार फ्रेंड्स सपोज करो हमने अभी सेकंड पॉइंट में ये समझ लिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स हैं वो अप्रेंटिसशिप जो एडवाइजर है उसको सबमिट करी जाती है। लेकिन आपने सोचा है अगर उस एडवाइजर को कोई ऑब्जेक्शन हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड या कोई इशू हुआ तब, तो एग्जाम्पल के साथ समझो। मान के चलो जो पिंकू था ना उसने एज एन अप्रेंटाइज मतलब उसमें एंगेज करा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया था कि पिंकू को क्या है मतलब 40 घंटे काम करना होगा 1 हफ्ते में, और मान के चलो ऐसा लिखा था कि उसको 1500 रुपये मिलेंगे इस काम के, ठीक है। लेकिन मान के चलो लो कानून में ऐसा लिखा था कि अगर आप 1 हफ्ते में 40 घंटे काम करवाते हो तो आपको 2000 देने होंगे, जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब वहाँ लेकिन वो उसको दे कितने रहे हैं, 1500। तो अब यहाँ पर जो एडवाइजर है ना वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है क्योंकि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करा, तो रिव्यू करने के बाद वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि ये गलत है, कि आप लॉ के अकॉर्डिंगली 2000 मिलना बनता है, 1500 क्यों लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट में, क्यों उसको 1500 रुपये लिखा जाएगा, यहाँ पे आप इस अप्रेंटाइज को अंडरपेड कर रहे हो, तो ये गलत है। तो इसीलिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ गलत है, तो वो क्या है 15 दिनों के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को ये बात
का नोटिस भेजेगा। 15 दिन कब से शुरू होंगे? जिस दिन एडवाइजर को वो कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हो गया ना, उस दिन से लेकर के 15 दिनों के अंदर अंदर उसको अपने ऑब्जेक्शन के बारे में एम्प्लॉयर को बताना रहेगा। क्लियर? अब सेक्शन 4 का क्लॉज भी ये कहते मान लो एम्प्लॉयर था, उसने कॉन्ट्रैक्ट डिटेल सबमिट कर दी, किसको करी बोलो? एडवाइजर को, है ना, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को करी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब चंगा भला है, सब अच्छा है। तो अब एडवाइजर क्या करेगा? उस कॉन्ट्रैक्ट को 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्टर्ड कर लेगा। ठीक, इनका हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। वो कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो ना कंसल्ट करती है किसके साथ? सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के साथ। क्यों? रूल्स को चेंज करने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए। बट यार कौन से रूल्स? सुनो, ट्रेनिंग के रिलेटेड ड्यूरेशन, हो सकता है कि ट्रेनिंग की ड्यूरेशन के रिलेटेड कोई रूल चेंज कर दे, वर्किंग आवर्स को लेकर के, या जो वेजेस देनी है या कौन सी स्किल्स देनी जरूरी है, मतलब इन सब के रिगार्डिंग क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप काउंसिल के साथ कंसल्ट करके रूल्स बनाती है। सेक्शन ये कहता है कि वो जो रूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली, जो कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका था उसमें भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। शायद ऐसे आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, शायद पॉइंट ना समझ आया हो, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना एग्जांपल को। मान लो जो पिंकू है ना फ्रेंड्स, वो ना एक कंपनी के साथ एज एन अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट करता है ट्रेनिंग लेने के लिए। मान लो उसने ऐसा मतलब अप्रेंटिस वेल्डिंग का काम करने के लिए उसने ट्रेनिंग लेनी थी। ठीक, अब मान के चलो जो पिंकू था और जो ये कंपनी थी जिसने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफर करी थी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और कॉन्ट्रैक्ट में ना ये लिखा था फ्रेंड्स कि जो उसको वेल्डिंग की ट्रेनिंग है ना, वो उसको 12 महीने के लिए दी जाएगी, ऐसा लिखा था। ये हो गया एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था। अब क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के साथ मिलकर के क्या है, इस रूल को चेंज कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, उसने ये रूल बना दिया कि वेल्डिंग की ट्रेनिंग के लिए 12 महीने की ड्यूरेशन नहीं 18 महीने की होगी। लेकिन अब देखो रूल तो चेंज हो गया, बोलो हुआ चेंज? यस। लेकिन पिंकू का तो ऑलरेडी पहले कॉन्ट्रैक्ट बन के रखा था जिसमें 12 महीने लिखा था। तो अब आप लोग मेरे को बताओ, पिंकू को 12 महीने ट्रेनिंग मिलेगी या जो न्यू रूल है उसके अकॉर्डिंगली अब 18 महीने मिलेगी? 18 महीने मिलेगी, 18 मंथ्स। वाई? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चाहे पहले बन चुका हो, लेकिन जब न्यू रूल कोई बनता है तो वो ऑटोमेटिकली पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को अपडेट कर देता है। यही पॉइंट ये बोल रहा है। तो समझ गया, आप कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने लिखा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने न्यू रूल 18 महीने का बना दिया तो ऑटोमेटिकली वो पिंकू वाला कॉन्ट्रैक्ट अपडेट हो गया। अब पिंकू को 12 महीने नहीं 18 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी। आई होप आपको एग्जाम्पल के बाद अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। Let's talk about section 5, that is novation of contract of apprenticeship. नोवेशन मतलब ट्रांसफर। डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ ही समझाती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, कंपनीज की बात बहुत होगी ना यार, चलो अब शेफ की बात करते हैं, रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल को इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं, पूरा सेक्शन क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए प्लीज। ओके, तो अब सुनो, ये जो पिंकू है ना फ्रेंड्स, मतलब रेस्टोरेंट में शेफ की ट्रेनिंग लेने के लिए ये क्या है, रेस्टोरेंट ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और ट्रेनिंग लेनी शुरू करता है। बट अनफॉर्चुनेटली पता क्या होता है, वो जो रेस्टोरेंट ए था ना, फाइनेंशियल ट्रबल्स के चलते उसकी हालत ऐसी होगी कि उनको अपना रेस्टोरेंट अब शट डाउन करना पड़ना था। अब आप लोग ही मेरे को बताओ, जब रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ गया है तो क्या वो ऐसे में पिंकू को ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या लगता है आप लोगों को? नो मैम, नहीं ना, राइट। तो अब पिंकू का क्या होगा? तो ये सेक्शन कहता है कि जो पिंकू है, अगर वो पिंकू और जो रेस्टोरेंट ए का ऑनर है, अगर ये अग्री होते हैं तो जो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है ना, उसकी अप्रूवल ले करके ये जो ट्रेनिंग जो वो रेस्टोरेंट ए में ले रहा था उसको ट्रांसफर कर सकते हैं रेस्टोरेंट बी में। ये तो बात थी, पिंकू अभी खुद ही एकदम अडल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर पिंकू जो है वो माइनर होता तो उसके पेरेंट्स और रेस्टोरेंट ए के एम्प्लॉयर का अग्री होना जरूरी था, और अगर वो अग्री हो जाते तो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर से क्या है, अप्रूवल लेकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर कर दिया जाना था, किसको? रेस्टोरेंट बी को। सीधी बात, हमको क्या समझना है,
पिंकू, अगर पिंकू बच्चा है तो उसके पेरेंट्स और रेस्टोरेंट ए का जो एम्प्लॉयर है, राइट, ये सभी अग्री हैं। अप्रूवल ली इन्होंने, किससे ली बोलो? अप्रेंटिसशिप एडवाइजर से अप्रूवल ले ली। किस चीज़ की अप्रूवल ली? ट्रांसफ़र की। क्या मतलब कि पिंकू जो है वो रेस्टोरेंट ए में ट्रेनिंग ले रहा था, अब वो कहाँ ट्रेनिंग लेगा? रेस्टोरेंट बी में। तो इट मीन्स अब न्यू एग्रीमेंट होगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा। बोलो किसके बीच में? पिंकू के बीच में। अगर पिंकू माइनर है तो उसके पेरेंट्स किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? अब ये लोग रेस्टोरेंट बी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट को अब ये लोग किसको रजिस्टर्ड करवाएंगे? यस, ये लोग अब अप्रेंटिसशिप एडवाइजर से रजिस्टर्ड करवाएंगे। एक बार कहते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हो गया, ऑफिशियली जब रजिस्टर्ड हो गया, तब अब पिंकू का जो पुराने वाला उसका जो रेस्टोरेंट ए था उसके साथ लेना देना खत्म। इन दोनों के एक दूसरे के प्रति जो भी ऑब्लिगेशंस थी वो खत्म। अब क्या है, न्यू एग्रीमेंट जब ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो गया तो जो पुराना वाला उसका रेस्टोरेंट ए के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ठीक। तो आप समझ गए, लोग समझ गए ना कि ऑलरेडी जिस कंपनी में आप लोग काम कर रहे थे, चाहे वो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कोई रेस्टोरेंट है जहां आप ट्रेनिंग ले रहे थे, अगर वो किसी भी रीज़न के चलते बंद होती है तो अप्रेंटिसशिप जो एडवाइजर है उसके अप्रूवल के साथ क्या है, उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बी कंपनी में, बी रेस्टोरेंट में, बी इंडस्ट्री में, बी फैक्ट्री में, राइट। अब एक माइंड में आपके क्वेश्चन आया कि अब वो लोग बी में, अब वो पिंकू है वो बी रेस्टोरेंट में ट्रांसफ़र हो गया है ना, तो क्या यार वो स्क्रैच से सारी ट्रेनिंग लेगा, फिर से शुरू से ट्रेनिंग लेगा? नहीं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने वाला। सुनो, मान के चलो पिंकू और रेस्टोरेंट ए के बीच में जो हुआ था ना कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ड्यूरेशन थी 12 महीनों की, राइट, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही पूरे हुए थे, 6 महीने रिमेनिंग है। तो जो रिमेनिंग समा ट्रेनिंग का रह गया ना, बस वही ट्रेनिंग क्या है वो रेस्टोरेंट बी में जा कर के लेगा। अब पिंकू रेस्टोरेंट बी में ये नहीं बोलेगा चलो चलो शुरू से स्टार्ट करो, फिर से पहले महीने वाली ट्रेनिंग स्टार्ट करो। नहीं, जितनी रिमेनिंग रह गई थी, रिमेनिंग 6 महीने रह गई, 5 रह गई, 4 रह गई, जितनी रह गई बस उतने समय के लिए ही फिर वो नई जगह पे जाके ट्रेनिंग लेता है। सो आई होप आपको ये सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 5A, दैट इज रेगुलेशन ऑफ ऑप्शनल ट्रेड। इसमें पता क्या है फ्रेंड्स कि अगर आपको एक ऑप्शनल ट्रेड में, अभी तक तो हम डेजिग्नेटेड ट्रेड्स की बात कर रहे थे ना, अब बारी आई है ऑप्शनल ट्रेड की। तो कहते हैं अगर आपको एज एन अप्रेंटिस बनना है ऑप्शनल ट्रेड में तो आपको कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब मिनिमम कितनी पढ़ाई चाहिए, सेकेंडरी स्कूल की चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, कितनी बेसिक स्किल्स चाहिए, ये सब। इसके अलावा उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, ड्यूरेशन 6 महीने की होगी, साल की होगी, 1.5 साल की होगी, ट्रेनिंग की कितनी होगी। इसके अलावा आपका जो एवेल्यूएशन है, जो असेसमेंट है वो कैसे की जाएगी, कोई प्रोजेक्ट वर्क होगा, कोई रिटन टेस्ट होगा, कोई प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, कैसे करी जाएगी आपकी असेसमेंट, जो मतलब आपकी जो एवेल्यूएशन है, ठीक। और जो आपको सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग का वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ें, ये सब जो गाइडलाइंस है वो प्रिस्क्राइब करी गई है, ठीक है। और इन्हीं गाइडलाइंस को क्या है, क्लियरली डिफाइन एंड रेगुलेट किया जाता है। सिंपल सा सेक्शन क्लियर हो गया। नाउ आवर लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 5P, दैट इज एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस फ्रॉम अदर स्टेट्स। अरे यार, मान के चलो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी महाराष्ट्र में है और वो चाहती है अप्रेंटिसेस को मतलब हायर करना स्पेसिफिक ट्रेड के लिए, तो क्या अब यार वो जो महाराष्ट्र की कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से ही अप्रेंटिसेस को रिक्रूट कर सकती है? अगर यार उसको पंजाब के लोग चाहिए हुए तो, अगर तमिलनाडु के चाहिए हुए, गुजरात के चाहिए हुए तो क्या वो रिक्रूट कर सकती है? यस, बिल्कुल कर सकती है। ये सेक्शन 5P यही तो उसको अलो कर रहा है। सेक्शन 5P एम्प्लॉयर को अलो करता है कि अगर आपको आपके स्पेसिफिक ट्रेड के लिए अप्रेंटिसेस चाहिए तो आप अदर स्टेट से भी रिक्रूट कर सकते हो। मतलब अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आप पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली कहीं से भी क्या है आप कर सकते हो रिक्रूट। ये भी सिंपल था, लेकिन क्यों यार, ऐसा क्यों? आपको ट्रेनिंग की तो देनी है, सिर्फ अपने राज्य के लोगों को दे दो, दूसरे लोगों को क्यों बुला रहे हो? क्योंकि मान लो अब कोई फैक्ट्री है ना, वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, पंजाब में नहीं है, और पंजाब का लोग जो बच्चा है वो उस काम को सीखना चाहता है, तो क्या वो बस ऐसे ही माथे हाथ पीटता रहे, यार पंजाब में तो है नहीं, बाहर हम जा नहीं सकते, क्या किया जाए? तो क्या हुआ इससे? अदर स्टेट्स में बैठे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिली उस काम की ट्रेनिंग लेने की, क्योंकि अलो किया गया है कि अदर स्टेट से भी क्या है आप अप्रेंटिसेस को हायर कर सकते हो, आप उनको रख सकते हो, रिक्रूट कर सकते हो।
इसके साथ साथ जो वो एम्प्लॉयर है, जो वो कंपनी है, उनको भी तो फ़ायदा हो रहा है, उनको भी तो अलग अलग स्टेट्स का टैलेंट मिल रहा है अपनी कंपनी में, राइट। तो आई होप आज का सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेगा। रिमेनिंग सेक्शंस जो है हम अपकमिंग वीडियो में करेंगे, एकदम बिंदास एग्जांपल्स के साथ ही करेंगे। सो दैट्स वाई फॉर मोर वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।